हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन और उनके कुछ प्रमुख विचार को बताने जा रही हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमारे देश में एक महान व्यक्तित्व और नायक के रूप में जाना जाता है तथा वह लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को प्यार से हम बाबा साहब भी कहते हैं। भारत के संविधान को आकार देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान सम्मानजनक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अकेले ही स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना की। उन्होंने स्वतंत्र भारत का संविधान बनाकर यह साबित कर दिया कि यदि कोई ठान ले तो असंभव काम को भी संभव किया जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में सेना छावनी में रामजी और भीमाबाई के यहाँ हुआ था। उनका परिवार मराठी भाषी था और मूल रूप से वे महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अम्बावड़े गांव के थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उनके 14 बच्चों में से केवल 5 बच्चे ही जीवित बचे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म पर परिवार, संबंधियों व मित्रजनों ने खूब खुशियां मनाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता की 5वीं जीवित और सबसे छोटी संतान थे। साल 1891 में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ तो उस समय भारत पर ब्रिटिश शासन था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता रामजी सकपाल उस दौरान अंग्रेजी सेना के सूबेदार थे और 1894 में उनकी सेवानिवृत्ति होने के बाद परिवार सतारा चला गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मां भीमाबाई धार्मिक स्वभाव की थीं। 16 साल की उम्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शादी एक 9 साल की लड़की रमाबाई से कर दी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक सच्चे देशभक्त थे जो समानता, न्याय और मानवता के लिए जीवन भर जूझते रहे। उन्होंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि भारत की अखंडता पर किसी प्रकार की कोई आंच न आए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने जीवन का निर्माण करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनको पैतृक रूप से कोई धन संपत्ति नहीं प्राप्त थी, लेकिन उनके पिता धनी वर्ग के न होते हुए भी समाज के सम्मानित तथा ईमानदार व्यक्तियों में से थे। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण घर का खर्च का निर्वाह सुचारू रूप से नहीं हो पाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दादा मालोजी सकपाल रिटायर्ड सैनिक थे। उनकी 2 संतानें जीवित रहीं, जिसमें एक पुत्र रामजी सकपाल जो आगे चलकर अंबेडकर के पिता कहलाए और दूसरी पुत्री मीरा। अंबेडकर के पूर्वजों का पुराना गांव रत्नागिरी जिले के एक छोटे से शहर में था। उनके पूर्वज अपने गांव में धार्मिक त्योहारों के समय देवी देवताओं की पालकियां उठाने का काम किया करते थे, जो उनके पारिवारिक सम्मान का द्योतक था। उनके परिवार के सभी सदस्य संत कबीर के भक्त थे। ऐसा कहा जाता है कि रामजी सकपाल के एक चाचा सन्यासी हो गए थे। जब रामजी सकपाल अपने परिवार के साथ महू कैंट में रहते थे, तब वह चाचा अन्य सन्यासियों के साथ विचरण करते हुए गाँव की ओर आए। उस समय परिवार की एक स्त्री ने, जो पास की नदी में कपड़े धोने जा रही थी, उन्हें देखकर पहचान लिया और शीघ्र लौटकर घर वालों की इसकी सूचना दी। परिवार के सभी सदस्य वहां गए और उनका आदर सत्कार किया। सभी लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि वह गांव चलकर उनके घर को पवित्र करें। वह सन्यासी घर तो नहीं गए, पर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे यहाँ एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो तुम्हारे परिवार को ही नहीं, तुम्हारी समस्त जाति और देश को भी पवित्र कर देगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मां भीमाबाई का परिवार धनी तथा धार्मिक था। वह सुखी और धार्मिक वातावरण में पली बढ़ी थी। पूजा पाठ में उनकी बड़ी रुचि थी। वह अपनी ननद मीराबाई की सेवा का विशेष ख्याल रखती थी। भीमाबाई और मीराबाई भीमराव को प्यार से भीवा कहकर पुकारते थे। भीमाबाई के पिता और उनके 6 चाचा सभी सेना में सूबेदार मेजर थे और सभी कबीर पंथ के अनुयायी थे। इस प्रकार भीमाबाई एक ऐसे परिवार से संबंध रखती थी जो सभी तरह से साधन संपन्न था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता रामजी सकपाल बहुत ही परिश्रमी एवं धार्मिक व्यक्ति थे। वे सुबह शाम ईश्वर की आराधना किया करते थे। भक्ति गीतों में उनकी बड़ी रुचि थी। आध्यात्मिक भजनों में वह अपने सभी बच्चों को साथ ले लिया करते थे। राम जी अपने सभी बच्चों के समक्ष रामायण एवं महाभारत का पाठ किया करते थे। सभी बच्चे अपने पिता की बातों से प्रोत्साहित होते थे। स्वयं शिक्षक होने के नाते राम जी ने अपने बच्चों को भाषा का उच्चारण भली भांति सिखाया था। राम जी सकपाल अपने बच्चों को केवल आध्यात्मिक विकास तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे, वे उनका सांसारिक उत्थान भी चाहते थे।
उन्होंने सभी बच्चों में शिक्षा के प्रति प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न किया, जिसका अस्थायी प्रभाव भीमराव अंबेडकर के जीवन पर पड़ा। राम जी के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे मांस मदिरा से बहुत दूर थे। क्रिकेट और फुटबॉल के खेलों में उनकी बड़ी दिलचस्पी थी। राम जी सकपाल अपने समाज के कल्याण में भी रुचि रखते थे। सूबेदार राम जी 25 वर्ष नौकरी करने के पश्चात 1894 में सेना से निवृत्त हुए। उस समय भीम मुश्किल से 2 साल के हुए होंगे। राम जी अपने परिवार के सदस्यों को लेकर अम्बावाड़ी गांव के पास डापोली आए। वहां भीम ने अपनी प्राइमरी शिक्षा प्रारंभ की। वह अपने बड़े भाई के साथ पढ़ने जाया करते थे। राम जी डापोली में ज्यादा दिनों तक नहीं ठहर पाए। वहां का वातावरण भीमाबाई को पसंद नहीं आया। उधर उन्हें 50 रुपये मासिक पेंशन मिलती थी, जो पारिवारिक खर्च के लिए पर्याप्त नहीं थी। अतः सन 1896 में वे डापोली से सतारा आए, जहां उन्हें पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में स्टोर कीपर का काम मिल गया। अंबेडकर का बचपन डापोली में व्यतीत हुआ। वहां रामजी सूबेदार के मकान के पड़ोस में 10-15 महार पेंशनरों के भी मकान थे। उनके बच्चे भीम के साथ खेलते थे। रामजी सकपाल भीम को खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे, पर भीम के लिए शिक्षा के द्वार बंद थे। उनके घर के पास के सभी सवर्ण हिंदुओं के बच्चे स्कूल जाया करते थे। उन्हें स्कूल जाता देख भीम को भी स्कूल जाने की इच्छा होती थी। उन्होंने कई बार पिता से कहा कि वह भी स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं, पर यह काम इतना आसान न था। राम जी अपने पुत्र भीमराव को घर पर ही पढ़ाया करते थे। बचपन में भीमराव की पढ़ाई लिखाई के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं थी। वह सभी प्रकार के कार्य, लड़ाई झगड़े, खेल कूद आदि के लिए स्वतंत्र थे। उन्हें बागवानी का बड़ा शौक था। वह अपने पैसों से तरह तरह के पेड़ पौधे खरीदा करते थे। भीम ने पालतू पशुओं और बकरे बकरियों को पालने का भी काम किया। वह मुश्किल से ही घर पर मिला करते थे। भीम ने कुछ दिनों तक सतारा स्टेशन पर कूली का भी काम किया था। भीम में अब कुछ समझ आ गई थी। वे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते थे, ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महार परिवार में जन्मे थे। अंबेडकर का जन्म बहुत ही मुश्किलों में बीता था। इसका कारण था कि महार जाति को अछूत माना जाता था। दलित होने के कारण अंबेडकर उपेक्षित रहे। उन्हें वो बर्तन छूने या उनसे पानी पीने की इजाज़त नहीं थी जिनसे दूसरे बच्चे पानी लेते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साधारण मानव होकर भी असाधारण थे। उन्होंने जीवन भर समस्याओं को झेला, फिर भी कभी विचलित नहीं हुए। महार जाति महाराष्ट्र प्रदेश की सबसे अधिक बहादुर वीर हिंदू जाति है, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी व पेशवाओं के लिए युद्ध जीते। ब्रिटिश शासन के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की बम्बई में 25 महार रेजिमेंट थी, जिसमें 750 महार सैनिक थे। प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध में महारों ने अद्भुत साहस व अत्यंत वीरता का परिचय दिया था। महारों की अधिक संख्या महाराष्ट्र में पाई जाती है। महार जाति मराठा, मराठी तथा मराठवाड़ा का अभिन्न अंग रही है और आज भी है। महाराष्ट्र की संपूर्ण जनसंख्या का 9% भाग महार जाति का है। इस समय भारतीय सेना में महार रेजिमेंट की कई बटालियन हैं। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कड़ी मेहनत व सच्ची लगन का ही सुपरिणाम है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद जब पहली बार भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो उस 14 दिन के ऐतिहासिक युद्ध में भी महार रेजिमेंट ने अपनी वीरता का बढ़ चढ़कर प्रदर्शन किया। समय के साथ अपना पुश्तैनी कामकाज छोड़कर महारों ने शमशानों में लकड़ी पहुंचाना, मरे हुए पशुओं को उठाकर गांव से बाहर फेंकने का कार्य अपना लिया, जिसके कारण उन्हें अछूत माना जाता था। लोग इनके साथ उठना बैठना तो दूर, इनके हाथ का पानी भी नहीं पीते थे। यहाँ तक कि नाई भी इनके बाल नहीं काटते थे। मंदिरों में उनका घुसना मना था। उन्हें नल और कुआं छूने का अधिकार नहीं था। महारों को किसी के भी घर त्योहार उत्सव में नहीं बुलाया जाता था। भीमराव के पिता राम जी नौकरी की वजह से कोरेगांव में रहते थे। एक दिन भीमराव अपने बड़े भाई आनंदराव के साथ छुट्टियों में सतारा से कोरेगांव रेलगाड़ी से जा रहे थे। उन्होंने अपने पिताजी को पत्र लिखकर पहले ही आने की सूचना दे दी थी, लेकिन राम जी को बच्चों का पत्र नहीं मिला। भीम और उनके बड़े भाई जब मसूर रेलवे स्टेशन पर उतरे तो अपने पिता को न देखकर दोनों परेशान हो गए।
पिता के इंतजार में धीरे धीरे शाम भी हो गई। दोनों बच्चों को चिंता होने लगी कि पिताजी उन्हें लेने स्टेशन क्यों नहीं आए। बच्चों को चिंतित देखकर स्टेशन मास्टर ने उन्हें एक बैलगाड़ी में बैठा दिया। बैलगाड़ी स्टेशन से बाहर निकल आई। दोनों बच्चों की बैलगाड़ी वालों से बातचीत होने लगी। जब बैलगाड़ी थोड़ी दूर पहुंची तो बातों ही बात में बैलगाड़ी वालों को पता चला कि दोनों बच्चे महार जाति के हैं। उसने तुरंत बैलगाड़ी रोकी और यह कहकर कि तुम महार जाति के हो, दोनों बच्चों को बीच रास्ते में ही बैलगाड़ी से नीचे उतार दिया। भीमराव और आनंदराव रोने लगे। दोनों बच्चे रोते हुए बैलगाड़ी वालों से मिन्नतें करने लगे कि हमें बैलगाड़ी से नीचे मत उतारो, चाहो तो दुगने पैसे ले लो, लेकिन ऐसे अंधेरे में हमें बीच रास्ते में अकेले छोड़कर मत जाओ, हम अकेले कहाँ जाएंगे। बैलगाड़ी वाला दुगने किराए के लालच में आ गया। उसने बच्चों से कहा, ठीक है, मैं तुमसे दुगना भाड़ा लूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारी जगह पर भी पहुंचा दूंगा, पर तुम्हें अपनी बैलगाड़ी में नहीं बैठाऊंगा। तुम दोनों को मेरी बैलगाड़ी के पीछे पीछे पैदल चलना होगा। दोनों भाई बैलगाड़ी वाले की इस शर्त पर राजी हो गए और बेचारे दोनों उसके पीछे पैदल पैदल चल पड़े। रास्ता काफी लंबा था। चलते चलते उनके पैरों में छाले पड़ गए और दोनों को थकान होने लगी। भूख प्यास के मारे दोनों बच्चों की हालत खराब हो गई। दोनों भाई जब घर पहुंचे तो वे अपने पिता से चिपक कर रोने लगे। उन्होंने अपने पिता को सारी घटना के बारे में बताया। बच्चों की बातें सुनकर माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। पिता ने दोनों को समझाते हुए कहा, बेटा, अछूत कहकर उसने जो तुम्हारा अपमान किया है, तुम्हें उस अपमान का बदला उच्च शिक्षा प्राप्त करके और उच्च वर्ग में बैठकर लेना है। तुम चिंता मत करो, बड़े होकर खूब पढ़ना लिखना, अपने अपमान का बदला लोगों को अच्छे कामों को दिखा कर लेना, तब यह दुनिया वाले तुम्हारे सामने अपना सर झुकाएंगे और तुम्हारा सम्मान करेंगे। दोनों बच्चों को अपने पिता की यह बात समझ में आ गई कि जीवन में पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है और पढ़ने लिखने से ही उन्हें सम्मान मिलेगा। उन्होंने यह बात गांठ बांध ली और शिक्षा पर जोर देने लगे। एक दिन भीम अपने बाल कटवाने के लिए एक नाई के पास गए और जाकर बोले, बाल कटाने हैं। नाई उन्हें जानता था कि वह महार जाति का बालक है। वह नाई भीम से नफरत से बोला, तू अछूत है, तेरे बाल कैसे काट सकता हूँ, जा भाग जा, फिर कभी मत आना। नाई की यह बात सुनकर भीम की आंखों में आंसू आ गए। आंसू पोंछते हुए भीम जब घर पहुंचे तो बड़ी बहन तुलसी ने पूछा, भीम क्यों रोता है। भीम ने अपने अपमान की कहानी सुनाई। तुलसी ने प्यार से भीम को शांत किया और कहा, भाई, इसमें रोने की क्या बात है, मैं तेरे बाल बना देती हूँ। तब तुलसी ने भीम के बालों को बनाया। विचित्र बात यह थी कि वह उस तरह जो पशुओं के बाल काटने से अशुद्ध नहीं होता था, मानव जाति के प्राण काटने से अपवित्र कैसे हो जाता। मानव प्राणियों के बाल काटने से अपवित्र कैसे हो जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ाई को बहुत महत्व देते थे। वे कहते थे सबको लगन से भरपूर पढ़ाई करनी चाहिए। केवल पढ़ाई करके उपाधियां प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, छात्रों को रचनात्मक कार्य भी करना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी सफलता का रहस्य एकमात्र शिक्षा को ही बताते हुए कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। भीमराव जब 5 वर्ष के हो गए थे तो माँ भीमाबाई को उन्हें पाठशाला भेजने की और उनकी पढ़ाई लिखाई की चिंता होने लगी। पिता की लाख कोशिशों के बावजूद एक अछूत बालक को किसी भी पाठशाला में दाखिला नहीं मिल रहा था। राम जी ने अपने पुत्र के दाखिले के लिए राजकीय वर्नाक्यूलर स्कूल के प्रधानाचार्य से बात की। प्रधानाचार्य को राम जी पर दया आ गई और उन्होंने भीमराव को दाखिला देना स्वीकार कर लिया। स्कूल के प्रधानाचार्य ने भीमराव के पिता से एक शर्त रखी कि भीम अपने घर से एक टाट लेकर आया करेगा। वह दरवाजे के पास बाहर बैठेगा और किसी बच्चे को नहीं छुएगा। राम जी ने प्रधानाचार्य की यह शर्त मान ली और भीम स्कूल जाने लगे। बालक भीम को स्कूल में सवर्ण हिंदू लड़कों के साथ बेंच पर नहीं बैठाया जाता था। वे उनके साथ भूमि पर एक ही कतार में भी नहीं बैठ सकते थे। भीम को अपने भाई आनंदराव के साथ जमीन पर ही बैठकर पढ़ना पड़ता था। वे अपने साथ रोजाना एक टाट का टुकड़ा ले जाया करते थे। इस टाट को स्कूल में बिल्कुल नहीं रखने दिया जाता था, क्योंकि उनके स्पर्श से अन्य चीजों के अपवित्र हो जाने का भय था। भीम तथा अन्य अछूत बालकों को कमरे के बाहर ही बैठना पड़ता था। भीम को अपनी छोटी उम्र में ही एहसास हो गया था कि पाठशाला के लड़के उनका मजाक उड़ाते हैं। भीम को स्कूल में प्यास लगने पर स्कूल का चपरासी दूर से ही उनको हाथों में पानी डालकर पिलाता था। कई बार तो उन्हें दिन भर प्यासा ही रहना पड़ जाता था। इंटरवल में जब सब लड़के एक साथ बैठकर खाना खाते
तो भीम भी एक कोने में अपना रूखा सूखा खाना खाते, पर पानी उन्हें तभी मिल पाता था जब अन्य सभी सवर्ण बच्चे नल से पानी पी लिया करते थे। कभी कभी ऐसा भी हुआ करता था कि सभी बच्चे पानी पीने के पश्चात नल की टोटी बंद कर जाते थे। उस दिन भीम नल से पानी नहीं पी पाते थे। भीम स्कूल जाते समय किसी सार्वजनिक कुएं से पानी खींचकर पी लिया करते थे। सवर्ण हिंदुओं को इसका पता चल गया। एक दिन भीम को वहीं कुएं पर पकड़ लिया, उनकी अच्छी तरह पिटाई की और ताड़ना दी कि वह कभी भी उस कुएं से पानी पीने की हिम्मत न करे। भीम इस घटना से बड़ा दुखी हुए। स्कूल और घर का फासला अधिक दूर था। भीम उस समय नंगे पैर अपनी पुस्तक, स्लेट और टाट बगल में दबाए अपने बड़े भाई आनंद राव के साथ स्कूल जाया करते थे। स्कूल में जब तक मास्टर कमरे के अंदर नहीं चला जाता था तब तक भीम तथा अन्य अछूत लड़के को दरवाजे से दूर खड़ा रहना पड़ता था। भीम को खेलने का शौक था, लेकिन वे अपने घर पर महार बालकों के साथ ही खेल पाते थे। स्कूल में सवर्ण बच्चों के साथ खेलना संभव नहीं था क्योंकि वहाँ घोर छुआछूत का वातावरण बना रहता था। भीम इन सब बातों पर ध्यान न देकर किसी को भी जवाब देने के बजाय वे मन लगाकर पढ़ाई करते रहते थे। उनकी इस मेहनत और लगन को देखकर धीरे धीरे स्कूल के सभी अध्यापक उनसे प्रसन्न होने लगे। वे सभी अध्यापकों के प्रिय छात्र बन गए। सभी अध्यापक उन्हें हर बात अच्छी तरह समझाते और भीम भी सभी अध्यापकों की बात अच्छी तरह सुनते और समझते। भीमराव बचपन से ही तेज बुद्धि के थे। कक्षा में किसी भी सवाल का जवाब सबसे पहले दे देते थे। एक दिन गणित के अध्यापक ने बोर्ड पर एक सवाल लिखकर छात्रों से उसका जवाब देने को कहा तो छात्रों में कोई नहीं उठा, सिर्फ भीम का ही हाथ उठा। सवाल हल करने के लिए भीम जैसे ही बोर्ड की ओर बढ़े वैसे ही बाकी सभी छात्र चिल्ला उठे, गुरुजी भीम को रोकिए। बात यह थी कि बोर्ड एक तख्त पर था और उस पर सवर्ण जाति के लड़कों के खाने के डिब्बे रखे थे। गुरुजी ने भीम को वहीं रोक दिया और जब सभी छात्रों ने अपने अपने डिब्बे उठा लिए इसके बाद ही भीम बोर्ड के पास गए और सवाल हल किया। एक दिन जब स्कूल जाने का समय हुआ तो मूसलाधार बारिश होने लगी। भीम ने मन में ठान लिया कि वह स्कूल अवश्य जाएंगे। उन्होंने अपने बड़े भाई आनंद राव से कहा कि उनका बस्ता और टोपी अपनी छतरी में छिपा कर ले चलें। आनंद राव बड़ा चकित हुए कि वह ऐसी तेज बरसात में स्कूल जाएंगे, लेकिन भीम ने बड़े दृढ़ स्वर में बोला, मैं बारिश में भीगता हुआ जाऊंगा। आनंद राव ने भीम को बहुत समझाया कि स्कूल जाने में कठिनाई होगी, लेकिन भीम अपनी बात पर अड़े रहे। आनंद राव भीम का बस्ता और टोपी लेकर स्कूल चले गए और भीम पीछे पीछे बारिश में नहाते हुए स्कूल पहुंच गए। उसी स्कूल में पेंडसे नाम के एक ब्राह्मण अध्यापक थे। उन्होंने जब भीम को देखा तो वह चकित रह गए। अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कड़ी मेहनत की और MLL की और LLD बार एट लॉ की उपाधि हासिल की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में डिग्री ली और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका पहुंचे। साल 1913 में बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। इसके लिए बड़ौदा के राज परिवार से उन्हें वजीफा भी दिया गया था। इसकी बदौलत वो विदेश जाकर पढ़ सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने समय के विश्व के 6 विद्वानों में से एक विद्वान माने जाते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। किसी भी कौम का विकास उस कौम की महिलाओं के विकास से मापा जाता है। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। जिस तरह मनुष्य नश्वर है ठीक उसी तरह विचार भी नश्वर है। जिस तरह पौधे को पानी की जरूरत पड़ती है उसी तरह एक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत पड़ती है, वरना दोनों मुरझाकर मर जाते हैं। उदासीनता लोगों को प्रभावित करने वाली सबसे खराब किस्म की बीमारी है। कानून और व्यवस्था राजनीति रूप से शरीर की दवा है और जब राजनीति रूप शरीर बीमार पड़ जाए तो दवा अवश्य दी जानी चाहिए। यदि मुझे लगा कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं इसे सबसे पहले जलाऊंगा। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता दे देता है वो आपके किसी काम की नहीं है। मैं तो जीवन भर कार्य कर चुका हूँ, अब इसके लिए नौजवान आगे आए।
अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। जो झुक सकता है वह सारी दुनिया को झुका भी सकता है। लोकतंत्र सरकार का महज एक रूप नहीं है। हमारे पास यह स्वतंत्रता किस लिए है? हमारे पास ये स्वतंत्रता इसलिए है ताकि हम अपनी सामाजिक व्यवस्था, जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीज़ों से भरी है, जो हमारे मौलिक अधिकारों से टकराव में है, को सुधार सकें। शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए आवश्यक है, उतनी ही महिलाओं के लिए भी आवश्यक है। मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है उससे मापता हूँ। धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।